जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। जैसा भी आपने देखा न्यूज में काफी छाया हुआ है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया हुआ है, राइट। तो आज हम लोग जानेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में और इससे रिलेटेड क्या डेवलपमेंट्स हुई है, और साथ ही आपको ये बताते चलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। जामिया बीएलएलबी 2022 की बात करें तो उसमें भी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बना है और बाकी एग्जाम्स के अंदर उस साल सिमिलर टॉपिक पे क्वेश्चन बने हैं डायरेक्टली, राइट। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। आइए थोड़ा देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको हम लोग बताते चले कि अभी हमारा एक रिसेंटली जो है ब्रह्मास्त्र बैच जो है ऑनलाइन क्रैश कोर्स 50 डेज का ये हमने लॉन्च किया है। आज इसका लास्ट डेट है। जो बच्चे जिनको रजिस्ट्रेशन करना है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी फीस 1499 है। इसके अंदर आपको जो है लाइव सेशंस आपको मिलेगा, साथ में रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा, साथ में इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह ईपीडीएफ एप्लीकेशंस के ऊपर मिलेगी, राइट। साथ में 10 मार्क्स मिलेगा एमयू एंड जामिया का, यानी टोटल 20 मार्क्स होगा फुल लेंथ। एंड प्रयास मैगजीन होगा करंट अफेयर्स का जो हम लोग बनाते हैं बच्चों के लिए, स्पेशली प्रिपरेशन के लिए। वाइवा सेशन एंड गाइडेंस सेशन इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक होगी, ठीक है। कंप्लीटली ऑनलाइन मोड पे होगा। फीस इसकी 1499 है, सिर्फ आज के लिए है। तो सिर्फ आज के लिए जो है इसकी फीस 1499 है, ये ध्यान देना। और साथ में जो बच्चे प्रिपरेशन करें, क्योंकि जो एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो ऑफलाइन मोड पे होने वाला है, तो जो बच्चे ऑफलाइन मॉक्स अटेंड करना चाहते हैं, ये हमारा 21 अप्रैल से ये मॉक्स स्टार्ट हो जाएगा। जो बच्चे मॉक्स देना चाहते हैं वो रजिस्टर कर लें। इसकी जो लास्ट डेट है 31 मार्च तक है, उससे पहले आप रजिस्टर कर लें। तो 21 अप्रैल से 5 ऑफलाइन मॉक्स हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं, राइट। तो जो बच्चे, क्योंकि एग्जामिनेशन जो आपका ऑफलाइन मोड पे होने वाला है, तो जो एग्जामिनेशन प्रेशर होता है, एग्जामिनेशन हॉल, ओएमआर शीट, टाइम मैनेजमेंट, ये सब प्रिपरेशन तो सभी करते हैं, बट जो एग्जामिनेशन हॉल की जो एक कंडीशंस होती है उसके साथ फैमिलियर होना, उसके लिए हम लोगों ने 5 मॉक्स जो है वो लॉन्च किया है। तो दोज हु वांटेड टू अपीयर फॉर दीज 5 मॉक्स बेसिकली, सो वो रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी जो डिटेल्स है, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पर जो है क्वेरी कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको दे देंगे। आइए थोड़ा देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर किया गया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। और ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो था वो राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 91A, आर्टिकल 91 का मतलब हो गया फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर में राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो आता है। इससे रिलेटेड एक फेमस केस भी है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, राज नारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश इन द ईयर ऑफ 1976। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट इसमें माना गया था कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो आर्टिकल 91 क्लॉज ए का पार्ट होगा, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट होगा इस जजमेंट के थ्रू। तो आप लोग देख सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने के लिए। और यहाँ पे ये भी बताया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये लॉ है बेसिकली देखा जाए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है ना, जिसको आरपीए कहते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, एंड द कंपनीज एक्ट 2023, इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हुए थे उसको भी क्या किया है बताओ, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया है इस जजमेंट के थ्रू। ठीक है, आपको ध्यान देना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है क्या है, पहले ये समझना जरूरी है, ठीक है। अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक पेपर है, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। जैसे इसको हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। जब भी किसी भी पर्सन को, किसी भी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को अगर डोनेशन देना हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, राइट, तो वो क्या करते हैं, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को परचेज करते हैं। वो बैंक जाएंगे, और बैंक ये नहीं कि किसी बैंक में जाएंगे, वो एसबीआई में जाते हैं, राइट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी नहीं कि सारे ब्रांचेस में, वो भी कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस वहां पे जाते हैं और वहां पे वो पैसे देते हैं। और फिर उनको क्या मिलता है, उनको ये इलेक्टोरल बॉन्ड, ये पीस ऑफ पेपर, उस पीस ऑफ पेपर को ही इलेक्टोरल बॉन्ड कहा गया है। और वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है फिर जाकर के पार्टी को, आप जिस पार्टी को आपको डोनेट करना है उसको आप देंगे, और फिर जो है वहां पर इसका जो है आप कह सकते हो जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको ये डोनेशन मिल जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है इलेक्टोरल बॉन्ड। ये जो लाया गया था ये 2017 में लाया गया था, इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 के अंदर, फाइनेंस जो बिल है बेसिकली, है ना, उसके थ्रू ये लाया गया था, बट इंप्लीमेंट हुआ था 2018 में। आप ये देख सकते हो, जो जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट है वो लेकर के आई थी, यूनियन गवर्नमेंट की हम लोग बात करें। और ये भी क्लियर कर दें, जो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो लिया जाएगा वो अभी जैसे आपको बताया सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही इशू कर सकती है, और इसका भी डिनोमिनेशन होता है। जैसे आपको 1000 रुपीज के डिनोमिनेशन में आपको ये मिल सकता है बॉन्ड, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़ रुपीज, जितना भी। फिर से फॉर एग्जाम्पल आपको 5,000 डोनेट करना हो तो आपको 1,000 के 5
बॉन्ड्स आपको मिल जाएंगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड मिल जाएंगे, वो जाकर के आप दे सकते हो। और इसकी जो है एक आप कह सकते हो एक टाइम पीरियड भी होती है, वैलिडिटी भी होती है 15 डेज की। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 15 डेज की वैलिडिटी होती है। 15 डेज के अंदर जो है उसको है ना, जो भी पॉलिटिकल पार्टी को ये दिया जाएगा उसको इन कैश करना होता है, ठीक है। और इंडियन सिटीजन्स के द्वारा कर सकते हैं, कंपनी जो एंटिटीज होती है वो कर सकती है, जॉइंटली या इंडिविजुअली भी ब्रॉट की जा सकती है, राइट। इंटरेस्ट फ्री होता है, डिमांड होता है, ये सारे फीचर्स हैं इसके बेसिकली, राइट। और लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी भी है, ऐसा नहीं कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को है ना डोनेट कर सकते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी जो अंडर सेक्शन 229A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अंदर रजिस्टर्ड होंगी, उन्हीं कंपनी को आप इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है बेसिकली आप डोनेट कर सकते हो। तो ये एलिजिबिलिटी है, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है, ये लॉन्च क्यों हुआ। ये लॉन्च इसलिए हुआ ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो भी फंडिंग हो रही है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है ना वो लेके आया जा सके, राइट। अकाउंटेबिलिटी हो, डोनेशन का यूटिलाइजेशन हो सके, राइट। और जो कैश ट्रांजैक्शन है उसको डिस्करेज किया जा सके, जैसे ब्लैक मनी का जो यूसेज वगैरह होता है कैश ट्रांजैक्शन के अंदर, तो उसको डिस्करेज किया जा सके, राइट। और जो डोनर एनोनिमिटी है ना उसको प्रिजर्व किया जाए, यानी कौन मतलब कौन सा पर्सन कौन सी है ना कंपनी कितना डोनेट करती हो उसको एनोनिमिटी रखने के लिए, उसको है ना छुपाने के लिए कह सकते हैं। ये एक मतलब प्रिजर्व करने का एक तरीका था। बट आप देखेंगे रियल स्टोरी ही कुछ और, मतलब बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको कुछ और ही चीज नजर आएंगे, राइट। जैसे हम लोग बात करें इसका सबसे बड़ा इशू क्या था, राइट। इसके कई सारे इश्यूज थे। जैसे अगर हम लोग इशू की बात करें, मतलब ये तो था कि जो एनोनिमिटी जो होगा वो डोनर एनोनिमिटी प्रिजर्व करना होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जो एनोनिमिटी जो थी वो पब्लिक और अपोजिशन पार्टी के लिए तो मेंटेन हुई, बट जो रूलिंग पार्टी है ना वो इस डेटा को इस्तेमाल कर सकती है, वो यूज कर सकती है कि कौन सा पर्सन कौन सी कंपनी है ना किस पार्टी को डोनेट कर रही है। तो उसके ऊपर एक कह सकते हो एक अलग तरह का प्रेशर बनाया जा सकता है। तो कई तरीके से इसको यूटिलाइज, कई तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, वो इसको जो है यूज कर सकती है। खैर, और दूसरी प्रॉब्लम तो ये आ गई कि जो ये बॉन्ड है, बॉन्ड इश्यू कौन कर रहा है, एसबीआई। एसबीआई क्या है, पब्लिक यूनिट है बेसिकली, राइट। तो इसके थ्रू क्या हो सकता है, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को तो ये पता चल जाएगा कि फंड कौन कर रहा है, ठीक है। बट जो जनरल पब्लिक, जैसे हमने ऊपर देखा, जो जनरल पब्लिक है एंड अपोजिशन पार्टीज है, उनको नहीं पता चल पाएगा। तो वो उसको एक टूल की तरह यूज कर सकते हैं, उसको इसका एडवांटेज उठा सकते हैं। जो भी पार्टी पावर में होगी उसका एडवांटेज उठा सकते हैं। तो मतलब ये हो गया, जो रूलिंग पार्टी जो है वो अपोजिशन पार्टी को या किसी भी कंपनी को है ना, अगर उनको पता चल जाएगा कि भाई कौन फंड कर रहा है, कौन डोनेट कर रहा है, तो वो कुछ भी एक्शन है उनको परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो रूलिंग पार्टी जो है इसको एज ए टूल यूज कर सकती है ताकि उसको एक्सटॉर्ट कर सके, राइट। तो इट माइट पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो एक तरह का ब्लो होगा डेमोक्रेसी से, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2017 की हम लोग बात करें, जो उसमें अमेंडमेंट आया था, उसमें यूनियन गवर्नमेंट ने क्या करा था, पॉलिटिकल पार्टी को अलग कर दिया था ताकि जो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू डोनेशंस होगा वो डिस्क्लोज ना कर पाए। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि जो वोटर्स होंगे वो नहीं जान पाएंगे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें उन्होंने फंड किया उसको किस किसने जो है फंड किया हुआ है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से इंडिविजुअल ने फंड किया, वो तो नहीं जान पाएंगे। क्योंकि जो वोटर्स हैं, वोटर्स वोट करते हैं उनको, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, राइट। तो उनकी पार्टी के अंदर जिनको वो वोट करने वाले हैं उनको किस किसने फंड किया है वो फिर नहीं जान पाएंगे, राइट। तो ये थोड़ा सा एक ब्लो होगा डेमोक्रेसी के लिए। और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू जो रूलिंग पार्टी, अगर इनको इन्फॉर्मेशन डेटा मिल गया, पता चल गया कि कौन कर रहे हैं, तो वो जो रिच कॉर्पोरेट्स है बेसिकली, राइट, तो उनको फेवरेट कर सकते हैं, टेंडर्स वगैरह हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेशन करता है। और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन किस आर्टिकल के थ्रू आता है, तो ये आपको ध्यान देना था, आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, जो आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए जो है बेसिकली ये फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो राइट है, आर्टिकल 19 के अंदर कई सारे राइट्स आपको गिवन है, उसके अंदर वन ऑफ द राइट है बेसिकली द फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका ये पार्ट है। और इससे रिलेटेड मैंने आपको जजमेंट के बारे में बताया, दैट इज राज नारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इन द ईयर ऑफ 1976। तो अगर हम लोग बात करके लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसे आपको पता है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है बेसिकली ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेशन करता है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आरटीआई एक्ट है वो आपको पता होना चाहिए, 2005 में आता है। और इसकी रिक्वेस्ट जो है आप किसके थ्रू करते हैं, जो है चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन, राइट। तो आइए थोड़ा चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में देखते हैं, राइट। ये जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, ये 2005 में ही हुआ था और इसी आरटीआई एक्ट के द्वारा हुआ था। तो आपको तो ये पता होगा कि अगर कोई भी बॉडी अगर किसी एक्ट के द्वारा बनाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, राइट।
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो होगा नहीं, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में हो। तो ये कह सकते हो जो CIC जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बट रादर वी कैन से दैट इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और हम बात करें ये 2005 में हुआ था एज पर द RTI एक्ट जो है, इसके प्रोविजन के अंदर जो है इसको फॉर्म किया गया था। और इसके अंदर जो है एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है वन, और ही साथ में हम लोग बात करें, है ना, अदर कमिश्नर्स भी हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, बट 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, राइट। तो ये कंडीशंस है। और इसको अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट वही एक तरह का रबर स्टैम्प, ये डायरेक्टली नहीं करते, कमिटी के द्वारा होता है। कमिटी नाम रिकमेंड करेगी, फिर प्रेसिडेंट उसका अपॉइंटमेंट करेंगे। और कमिटी में कौन कौन होते हैं? वही एक प्राइम मिनिस्टर, जैसा हमने इलेक्शन कमिश्नर केस में देखा था, ठीक है। एज ए चेयरपर्सन होंगे प्राइम मिनिस्टर, और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा के, एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, है ना, नॉमिनेट किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 मेंबर कमेटी है, उसके द्वारा नाम रिकमेंडेशन होगा। देन प्रेसिडेंट जो है उसका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो इलेक्शन कमिश्नर है, उसका अपॉइंटमेंट की जाएगी, ठीक है, ये ध्यान देना है। और इसका टर्म कितने साल का होता है? तो टर्म जो है सच कहीं मेंशन नहीं है, जनरली 5 ईयर का होता है, बट जो टर्म कौन डिसाइड करेगा? दैट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट। बट जो मैक्सिमम पर एज लिमिट है दैट इज 65 ईयर्स। अगर 65 ईयर्स का हो जाएगा तो फिर आप रिटायर हो जाएंगे। तो है ना, जो भी टर्म जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रिस्क्राइब करेगी, या 65 ईयर जो भी पहले अचीव हो जाए वो रिटायर हो जाएंगे, राइट। तो इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर्स में आपने देखा होगा नवंबर मंथ के अंदर जो हीरालाल सामरिया जो है बेसिकली, राइट, ये नाम आपको ध्यान देना है, दैट इज हीरालाल सामरिया। ये भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है नवंबर मंथ के अंदर, राइट। तो ये नेम आप ध्यान दें, इस तरीके से आप चीजें जो है ध्यान दे सकते हैं, राइट। आइए हम लोग जामिया BLLB 2022 का क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन ये पूछा गया था जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, इसमें आपको जो स्टेटमेंट है वो आपको कंसिडर करना है, क्या ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेकिंग डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज? तो ये स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही चला जाएगा आपका, राइट। सेकंड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑथराइज्ड टू इशू द इन कैश दिस बॉन्ड्स। अभी हमने देखा कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो ये इन कैश किया जाता है, राइट, बिल्कुल सही है। और फिर सारे ब्रांचेस में नहीं, कुछ ब्रांचेस के अंदर, राइट। तो देख सकते हैं दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो बोथ 1 और 2 चला जाएगा, आंसर जो है सी इसका सही चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन जामिया BLLB 2022 में बना था। तो आप लोग इसी तरीके से प्रिपेयर करें, जो करंट अफेयर्स जो आप लोग देख रहे हैं लेटेस्ट है, उसी को आप लोग थोड़ा स्टैटिक की रेफरेंस में करेंगे ना, तो आपके मल्टीपल डायमेंशन में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, राइट।